नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी शिक्षित मूर्ख। इसे लिखा है गिरिजेश ने। रामा नाम का एक लड़का था। उसके पिताजी ने उसे एक गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। रट्टू तोते की तरह उसने श्लोक और सूत्र याद तो कर लिए, परंतु उनका व्यावहारिक अर्थ नहीं समझ सका। पढ़ लिख कर जब वह घर आया तो एक दिन उसकी माता ने उससे कहा, बेटा रामलाल, अपनी ससुराल जाकर अपनी बहू को विदा करा लाओ। अपने जमाई को देखकर ससुराल वालों ने उसका खूब आदर सत्कार किया। ससुर साहब ने तुरंत ही एक चटाई बिछाई और उस पर नया कालीन बिछाकर कहा, बेटा यहाँ विराजो। पंडित रामलाल सोचने लगा, मैं इनके यहाँ का वर यानी दूल्हा हूँ। वर को प्रजापति, राजा और अवतंश अर्थात सूर्य, आभूषण, श्रेष्ठ आदि कई सुंदर नामों से पुकारा जाता है। मैं भी वर हूँ, इसलिए मुझे भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति की तरह ऊंचे आसन पर ही बैठना चाहिए। वह ये सोच ही रहा था कि उसे याद आया, उच्चैः स्थानेषु पूज्यन्ते। उच्च स्थान पर रहने वाला पूज्य होता है। वह बड़ी देर तक इसी प्रकार से तर्क वितर्क करता रहा। ससुर साहब ने कालीन पर बैठने को बहुत कहा, परंतु वह नहीं बैठा। अंत में उसने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक कोने में अनाज के 5-6 बोरे आड़े करके एक के ऊपर एक रखे हुए थे। वह मन ही मन प्रसन्न होकर उन बोरों पर जा बैठा और बोला, श्वसुर महोदय, वर के लिए ये उच्च आसन अति श्रेष्ठ है। ससुर महोदय बेचारे क्या करते, केवल करके एक तरफ बैठ गए। कुछ देर बाद ससुर महोदय ने पूछा, कुंवर साहब, घर पर सब प्रसन्न तो है ना? रामलाल उनका ये वाक्य पूरा होते होते चिढ़ गया और बोला, श्वसुर महोदय, गाली मत दीजिए। मैं वर हूँ, श्रेष्ठ हूँ, फिर अतिथि देवो भव के अनुसार आपके लिए देवता के समान पूजनीय हूँ। आप मुझे सुवर के बदले कुंवर कहकर मेरा अपमान कर रहे हैं। यदि मैं कुंवर यानी बुरा दूल्हा था तो फिर आपने अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ किया ही क्यों? बेटा, मैंने कुंवर नहीं कुंवर कहा है। ये बड़ा ही प्रिय शब्द है। इस प्रकार बड़े लड़के, युवराज या प्रिय बालक को संबोधन किया जाता है, ससुर ने कहा। ये सुनकर रामलाल को गुस्सा आ गया। वह चिढ़कर बोला, ससुर साहब, वह सब थोथी बातें हैं। कुंवर शब्द कुंवर का ही बिगड़ा हुआ रूप होगा। आप मुझे सुवर कहा कीजिए, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ वर, सुंदर वर। इतने में ही ससुर बोले, वत्स। रामलाल ने तभी बात को बीच में ही काटकर कहा, श्वसुर महोदय, वत्स बछड़े को भी कहते हैं। आप जरा सोच समझकर ही मुझसे बातचीत कीजिए। कहीं बाहर कोई सुनेगा तो समझेगा कि आप किसी गाय या भैंस के बछड़े को पुकार रहे हैं। इसलिए आप मुझे सीधे सीधे विद्यावारिधि, विद्या महोदधि, पंडित राज या शास्त्री जी आदि सुंदर शब्दों से बुलाने का कष्ट करिए। किसी विद्वान पंडित का अनादर करना शास्त्र विरुद्ध है, महान पाप है। इतना कहने के पश्चात रामलाल ने फिर कहा, श्वसुर महोदय, भवदिया जामा कहाँ है? दामाद जी, हम जामा पजामा नहीं पहनते हैं, हम तो सीधे सादे आदमी ठहरे धोती पहनते हैं, ससुर ने रामलाल की तरफ देखते हुए कहा। रामलाल को गुस्सा आ गया। वह बोला, अरे भगवान, ये क्या हुआ? एक धुरंधर विद्वान का विवाह कैसे अंगूठा छाप परिवार में हुआ? श्वसुर महोदय, आप भी किस नींद में हैं? जामा लड़की को कहते हैं, लड़की को। मेरा मतलब ये था कि आपकी लड़की और अपनी भार्या यानी पत्नी से मैं मिलना चाहता हूँ। ये बात है बेटा, तो मैं अभी जाकर उसे भेजता हूँ। इतना कहकर उसने अंदर जाकर रामलाल की पत्नी को भेज दिया। उसे देखकर रामलाल बोला, आओ आओ माताजी, मैं आपको शास्त्रीय विधि से साष्टांग दंडवत करता हूँ। वह लड़की शर्म के मारे कुछ नहीं बोली। तब रामलाल ने फिर कहा, तुम शपथ खाकर कहो देवी कि तुम किसकी भार्या हो यानी धर्म पत्नी हो। मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, इसलिए बिना जाने पहचाने पराई स्त्री से बातचीत करने का पाप मैं नहीं करूंगा। शास्त्रों में लिखा है, मातृवत पर दारेशु, पराई स्त्री को माता के समान मानना चाहिए। लड़की ने बड़े ही संकोच से कहा, स्वामी, मैं आपकी ही पत्नी हूँ, ये शपथ खाकर कहती हूँ। अच्छा, यहाँ बैठ जाओ। लड़की बैठ गई। वह बड़ी रूपवती थी।
रामलाल को उसी समय भार्या रूपवती पत्नी शत्रु होती है, ये बात याद आ गई। इसलिए उसने आओ देखा न ताओ और एक लकड़ी लेकर उसकी एक आंख फोड़ दी। लड़की उसी समय दर्द के मारे चिल्ला पड़ी। इधर रामलाल सोच रहा था, अब वह कुरूप हो गई है, इसलिए सारा दोष समाप्त हो गया है। थोड़ी देर ही में संस्कृत के इन जीते जागते पुस्तकालय पंडित जी को एक सुभाषित याद आ गया। एकाक्षी कुलनाशिनी, यानी काणी स्त्री कुल का नाश करने वाली होती है। अब रामलाल बड़े सोच में पड़ गया। इधर कुल की चिंता उसे सताने लगी। उसने कुछ सोचकर पत्नी की दूसरी आंख भी फोड़ दी। लड़की दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और लड़की की आंखों से खून बहता देखकर रामलाल को पीटने लग गए। अपने पर डंडे बरसते देखकर रामलाल चिल्लाया, अरे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? पंडित का अनादर करोगे तो पाप कमाओगे। मैंने तो तुम्हारी कुलक्षणा कन्या को सुलक्षणा बना दिया है, फिर भी तुम लोग मेरा अनादर क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मेरा आदर करना चाहिए था, आदर। उसके ससुर ने तुरंत ही एक रस्सी लाकर घर के आंगन में लगे हुए नीम के पेड़ से दामाद को बांध दिया और बोले, कसाई के बच्चे, हम तुझे अभी पुलिस के हवाले कर देते हैं, फिर अपनी पंडिताई उनके सामने छांटना। पुलिस का नाम सुनते ही रामलाल की सारी पंडिताई ठिकाने लग गई। वह डर के मारे कांप उठा। वह रोने लग गया और चिल्ला चिल्ला कर अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरी भार्या, मेरी गृह लक्ष्मी सुलक्षणा देवी, मेरा उद्धार करो। मुझे इस कारावास से, इस बंधन से छुड़ाओ। पतिव्रता नारी, नारी धर्म का पालन करो। मुझ पतित पति को क्षमा करो। देवी क्षमा कर दो, नहीं तो तुम पर कलंक लगेगा। देवी मुझे छुड़वाओ, मैं मरा जा रहा हूं। इस प्रकार से बार बार अनुरोध करने पर लड़की ने अपने पिता को कह उस शिक्षित मूर्ख को वहां से भगा दिया। रामलाल ने भी फिर कभी अपनी पंडिताई नहीं बघारी। सच है, केवल पढ़ने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। पढ़ने के साथ व्यवहार कुशलता सीखना भी अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो रामलाल जैसी गति बनती है। कौन जीता? ये कहानी अमेरिकी लेखक स्टीफन लीकॉक की कहानी पर आधारित है। यूं वह साहब कई चक्कर लगा चुके थे, सो कल भी वे तशरीफ ले आए। उनका ये ख्याल था कि वह मेरी जान का बीमा कर डालेंगे। बात यह है कि मुझे अब इन जान बीमा वालों से बड़ी उलझन पैदा होती है। उनके पास ले देकर हमेशा एक यही तर्क रहता है कि एक दिन आपको मरना है, जबकि मैं ऐसा कतई नहीं समझता। अब तक जाने कितनी बार बीमा करवा चुका, लेकिन एक बार भी तो ऐसा नहीं हुआ। एक बार तो सिर्फ 1 महीने तक यही करवाता रहा, लेकिन सब बेकार। अब की मैंने सोचा कि इनको इन्हीं की तरह छकाना चाहिए। अब की मैंने उनसे बातचीत करने में बड़ी दिलचस्पी जाहिर की और हर तरह से उन्हीं की योजना को प्रोत्साहन देता रहा। आखिरकार वह मेरे पास एक लंबा प्रश्न सूची पत्र छोड़कर चले गए, जो मुझे उस बीमा कंपनी के लिए भरना पड़ता। मैंने भी सोचा कि अगर कंपनी को मेरे जीवन के बारे में सारी जानकारी करनी ही है, तो फिर मैं भी क्यों न पूरी तरह से जानकारी दूं। यही सोचकर सामने की टेबल पर मैंने वह प्रश्न पत्र फैला दिया और कलम लेकर हर सवाल का जवाब भरने बैठ गया, जो मुझे हमेशा के लिए इस बीमा के योग्य समझे जाने का संदेह मिटा सकते। सवाल, आपकी उम्र? जवाब, सोच नहीं पा रहा हूं। सवाल, सीने का नाप? जवाब, 19 इंच। सवाल, सीने फुलाने पर नाप? जवाब, 1911 इंच। सवाल, लंबाई? जवाब, 6 फुट 5 इंच, लेकिन जब चौपाया हो जाता है तो कम हो जाती है। सवाल, क्या आपके बाबा की मृत्यु हो गई है? जवाब, करीब करीब। सवाल, मृत्यु का कारण? जवाब, मिर्गी आती थी। सवाल, क्या बाप की मृत्यु हो चुकी है? जवाब, दुनिया के लिए जरूर। सवाल, बाप का घर? जवाब, मैसाचुसेट्स। सवाल, आपको क्या क्या बीमारी रही है? जवाब, बचपन में टीबी, कोढ़ और जलोदर, जवानी में कुकुर खांसी और निमोनिया। सवाल, कोई भाई? जवाब, 13, लेकिन लगभग सब मर रहे हैं। सवाल,
आप में कोई ऐसी आदतें हैं जिनसे आपकी समझ में उम्र घट सकती है? जवाब: जी हाँ, मैं शराब पीता ही हूँ। सिगरेट के बिना जीना असंभव है। कोकेन और अफीम भी चोरी छिपे इस्तेमाल करता हूँ। कसरत से मुझे नफरत है। गर्जे कि धीरे धीरे करके मैंने उस पूरे फॉर्म को भर डाला और आखिर तक पहुंचते पहुंचते मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि अब की हजरत पटकनी खा गए, और इसी विश्वास के बल पर मैंने 3 महीने का प्रीमियम चेक काट कर इस फॉर्म के साथ नत्थी करके भेज दिया। मैं जानता था कि 10 ही 5 दिन में मेरा चेक सही सलामत मुझे मिल जाएगा, और हफ्ते भर में ही मुझे एक लिफाफा उस कंपनी का मिला। लेकिन इसमें एक खत था। प्रिय महोदय, आपका पत्र और चेक दोनों मिले। आज के आधुनिक युग के औसत जीवन को देखते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता के साथ लिखना पड़ता है कि आपका जीवन बीमा कंपनी ने अव्वल दर्जे के खतरे वाले वर्ग में सहर्ष स्वीकार कर लिया है। कृपया बधाई स्वीकार करें। दोस्तों, अभी आपने 2 कहानियां सुनी, शिक्षित मूर्ख और कौन जीता। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।